केंद्रीय कैबिनेट ने देश की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एचआरडी का नाम बदलकर भी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि 34 साल से देश की जो शिक्षा नीति है उसमें बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। 1992 में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, यानी 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। नई शिक्षा नीति में बेसिक एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। उन बदलावों के बारे में, उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में आपको बताएंगे और साथ में सुनाएंगे 3 हमारे खास मेहमानों का नजरिया इस शिक्षा नीति को लेकर के। जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य है, जो अभी सिर्फ 4.43% है। नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। 5th क्लास तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे 8th या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि ये भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। 2030 तक जो है स्कूली एजुकेशन में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का गोल रखा गया है। स्कूल से दूर रहे 2 करोड़ बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास तौर पर काम किया जाएगा। स्कूल करिकुलम में पाठ्यक्रम में 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया करिकुलर लागू किया जाएगा। इसमें 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 साल के बच्चों के लिए ये होगा। स्टूडेंट्स की जो शुरुआती स्टेज की पढ़ाई है उसमें 3 साल की प्री प्राइमरी और पहली दूसरी क्लास को रखा गया है। अगले स्टेज में तीसरी, चौथी, पांचवी, उसके बाद मिडिल स्कूल यानी कि 6, 7, 8 इसमें सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को तीसरी, पांचवी और 8th में यानी कि 8वीं में परीक्षा देनी होगी। 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाएं होंगी, पहले की तरह ही जारी रहेंगी, लेकिन जो स्टूडेंट के एक पूरे समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें भी एक नया स्वरूप दिया जाएगा। 6th क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसमें म्यूजिक, आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूल में जो शैक्षणिक धाराओं को और जो जैसे व्यावसायिक शिक्षा है, इनके बीच कोई खास बड़ा अंतर नहीं किया जाएगा। पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव यानी कि जो संज्ञात्मक ज्ञान है, वैसी बुनियादी योग्यताओं पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित समूह हैं, उनकी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। हायर एजुकेशन की बात करें तो उच्च शिक्षा में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर बाकी उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का डिग्री प्रोग्राम कर सकेंगे। जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल का एमए के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल की अब कोई जरूरत नहीं होगी। उच्च शिक्षा संस्थानों को फीस चार्ज करने के लिए भी ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा। इसमें 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। इसमें उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई किसी कारणों से बीच में छूट जाती है। स्टूडेंट्स को ये भी फ्रीडम होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहें तो वो इस कोर्स से एक डेफिनेट पीरियड के लिए ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। रिसर्च करने के लिए पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति और क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ की स्थापना की जाएगी। ई पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय भाषाओं में ई पाठ्यक्रम जो है वो विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जाएंगी और राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम जो है एनईटीएफ भी बनाया जाएगा। पैंडेमिक की स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रिकमेंडेशन के एक सेट को कवर किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं इस पॉलिसी में। कई बिंदुओं को इस पॉलिसी की शुरुआती तौर पे बताया जा रहा है कि वो काफी अच्छे कदम है। कई बिंदुओं की आलोचना हो रही है। इस पूरी पॉलिसी के और भी पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। राइट टू एजुकेशन फोरम से हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर भी हमारे साथ जुड़े हैं जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर अपना नजरिया बताएंगे। सुनिए हमारे इन खास मेहमानों के साथ हमारी बातचीत। जिस ड्राफ्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसको लेकर के
बहुत जो उत्साह था उसमें काफ़ी कमी आई है, क्योंकि इस नई शिक्षा नीति का एक खास मकसद था कि भारत के अंदर जो शिक्षा मौलिक अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A में, और उसको लागू करने के लिए जो देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ है, 10 सालों में वो राइट टू एजुकेशन एक्ट, हालांकि वो बहुत ही सीमित है, क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों को उसमें शामिल किया गया है, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को उसमें शामिल किया गया है, लेकिन उस कानून को लागू हुए 10 साल हो गए हैं और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 1.5 मिलियन स्कूल्स में, 15 लाख स्कूलों में केवल वो 12.6%, 12.6% स्कूलों में वह राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रावधान लागू हो पाए हैं। हमने सबने सोचा था कि शिक्षा नीति इस कारणों का पता लगाएगी कि कानून के टाइमलाइन के बावजूद भी किन कारणों से 10 सालों में सरकारी स्कूलों में ये कानून लागू नहीं हो पाया। क्यों नहीं 9 लाख टीचर्स की पोस्ट क्यों वैकेंट है, क्यों खाली रह गई, क्यों 52% स्कूल्स हैं जिनमें हाथ धोने, पीने का पानी और फंक्शनल टॉयलेट, अगर तीनों को देखा जाए तो देश में केवल 52% स्कूलों में यह सुविधाएं क्यों हैं। क्यों 8.3% सिंगल टीचर स्कूल हैं देश के अंदर। इन सारी समस्याओं का क्या सलूशन होगा और इसके क्या कारण रहे हैं इन समस्याओं के, इस पर एक पूरा विहंगम समीक्षात्मक चर्चा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में होगी और इस तरह से उस कानून को मजबूत करने के सुझाव दिए जाएंगे। और जो पिछले ड्राफ्ट में, जो पहला ड्राफ्ट कस्तूरी रंगन साहब ने पेश किया था HRD मिनिस्टर को, उस ड्राफ्ट में ये बात कहा गया था कि देश में स्कूली शिक्षा को यूनिवर्सलाइज करने के लिए, स्कूली शिक्षा का लोकव्यापीकरण करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, एक महत्वपूर्ण व्हीकल है। इसलिए इस पॉलिसी में जो बात कही गई कि बिना प्री प्राइमरी एजुकेशन के शिक्षा की गुणवत्ता को हम आगे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्री प्राइमरी पर हमको फोकस करना चाहिए। और 6 साल की उम्र के बच्चों के मस्तिष्क निर्माण की प्रक्रिया होती है 6 साल से कम उम्र के बच्चों के, इसलिए उन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हुए शिक्षा के जरिए उनको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, गुणवत्ता की तरफ उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके लिए सुझाव था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को एक्सटेंड किया जाएगा और 3 से 18 साल के बच्चों को उसमें शामिल किया जाएगा। प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी को एक जस्टिसिएबल राइट बनाया जाएगा। यह सुझाव सिविल सोसाइटी की भी मांग थी, ये बहुत सारे लोगों ने, शिक्षाविदों ने भी इस पर अपने सुझाव दिए थे और खुद कस्तूरी रंगन कमेटी ने अपने पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था। और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धि होती अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस प्रावधान को बनाए रखती। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ा, बहुत आश्चर्य है कि जो कैबिनेट ने ड्राफ्ट अप्रूव किया है उसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट के एक्सटेंशन का सुझाव ड्रॉप कर दिया गया है। तो ये शिक्षा नीति कॉमन स्कूल को ड्रॉप कर देती है, ये शिक्षा नीति राइट टू एजुकेशन एक्ट के एक्सटेंशन को ड्रॉप कर देती है। यह शिक्षा नीति चर्चा करती है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत फोकस किया गया है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको यूनिवर्सलाइज कैसे करेंगे इसकी कोई चर्चा इसमें नहीं की गई है। आप जानते हैं कि अभी इस दौर में भी, कोविड के इस क्राइसिस के दौर में भी ऑनलाइन एजुकेशन की बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे देश में ऑनलाइन एजुकेशन की एक्सेस केवल 27% है। उससे ज़्यादा बच्चों के पास न तो डिवाइसेज हैं, न तो उनके पास बैंडविड्थ है, न तो उनके पास इंटरनेट है और न तो उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है। कक्षा 6 के बच्चे की उम्र होती है 12 साल। अगर आप 12 साल की उम्र में वोकेशनल एजुकेशन देंगे तो इसका मतलब कि क्लास 8वीं तक पहुँचते पहुँचते, 14 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वो बच्चे स्कूल से बाहर हो जाएंगे। बार बार ये कहा गया है कि बच्चे जो है वो स्कूल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के बाद
हर जगह सेकेंडरी एजुकेशन से ही वोकेशनलाइजेशन शुरू होता है और क्लास 8 तक बच्चे पढ़ाई और पढ़ाई के बाद खेल कूद करते हैं और इसमें रहता है। उनको आप क्लास 6 से लगा देना चाहते हैं, काम की दुनिया में प्रवेश करा देना चाहते हैं। इसका मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों की शिक्षा डिसकंटिन्यू हो जाएगी और वो लेबर मार्केट में 8वीं क्लास के बाद चले उतर जाएंगे और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए। हमें ये सोचना होगा कि शिक्षा एक पब्लिक गुड है, शिक्षा एक ह्यूमन राइट है, शिक्षा पाने का सभी को अधिकार है और तमाम इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज कहती हैं कि देश की सरकारों की जिम्मेदारी है कि अगर वो एक बेहतरीन सोसाइटी और एक देश बनाना चाहते हैं तो अपने पॉपुलेशन को शिक्षित करें, अपने बच्चों को शिक्षित करें। शिक्षा के लिहाज से देखें तो 3 तरह के विश्वविद्यालयों का ढांचा बनाया गया है, जिसमें रिसर्च यूनिवर्सिटीज, टीचिंग यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेजेस के ढांचे बनाए गए हैं। और इसमें एक प्रस्ताव ये है कि 2035 तक यानी अगले 15 सालों में डिग्री कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी से स्वायत्त कर दिया जाएगा। यानी डिग्री कॉलेज अपने छात्रों के डिग्रियां दे सकते हैं और वो अपने स्तर के निर्णय स्वयं ले सकते हैं। इसके साथ जो एक संदेहास्पद प्रावधान है वो ये कि 3000 छात्रों से कम संख्या वाले डिग्री कॉलेज बंद किए जाएंगे या दूसरे कॉलेजेस के साथ मर्ज कर दिए जाएंगे। एक आंकड़े पर गौर करें तो लगभग 50,000 सरकारी संस्थानों पर खतरा इससे मंडरा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा का जो पूरा ढांचा बना हुआ है वो राजधानी दिल्ली के विश्वविद्यालय या किसी महानगर के विश्वविद्यालय उस तरह के ढांचों में अलग पायदान पर खड़े हैं और इस देश के किसी पिछड़े हुए इलाके के बहुत गरीब और पिछड़े हुए जिले में जो डिग्री कॉलेज है वहां का ढांचा बिल्कुल अलग है। यह शिक्षा नीति इन दोनों के बीच की खाई को पाटने के लिए क्या प्रावधान करती है, इस पर कोई बहुत तफसील से बात नहीं करती है। और ये कहते हैं कि एक तरह के पाठ्यक्रम वाले संस्थान बंद किए जाएंगे या उसमें कई तरह के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। तो ऐसे जो विशेष ज्ञान केंद्र है, विशेष तरह के पाठ्यक्रमों पर जो बल दिए जाने वाले रिसर्च इंस्टीट्यूट है और बाकी चीजें, उनका क्या होगा इसको लेकर के कोई बहुत स्पष्ट इसमें राय नहीं है। देश के 90% ऐसे डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज देश के कोने कोने में हैं जिनके बुनियादी ढांचे महानगरों के विश्वविद्यालयों से बेहद मुख्तलिफ हैं। इन दोनों के बीच की खाई को हम कैसे पाटेंगे, इसको लेकर के यह प्रारूप कोई बहुत ठोस हमारे सामने खाका नहीं पेश करता है और आरक्षण को लेकर के कोई स्पष्ट निर्देश इसमें नहीं दिया गया है। स्थायी नौकरियों को लेकर के भी कोई प्रारूप नहीं दिया गया है और सबसे बुनियादी बात है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मान्यता दी गई है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मसला ये है कि अब एक इंस्टीट्यूट ग्रेडिंग के आधार पर स्वायत्त कर दिया जाएगा। स्वायत्तता सुनने में तो हमें लगता है कि आजादी एक बेहतर टर्मिनोलॉजी है उच्च शिक्षा के लिहाज से कि एक विश्वविद्यालय या कॉलेज स्वायत्त हो जाएगा, लेकिन स्वायत्तता के शब्द के पीछे जो सबसे खतरनाक प्रावधान छिपे हुए हैं उनमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। यानी वह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जिसमें सरकारी नुमाइंदगी सरकारी दखल ज्यादा होगी, वे निर्णय करेंगे कि उनके यहाँ के शिक्षकों के वेतन क्या होंगे, प्रमोशन क्या होगा और वहां कौन से कोर्स शुरू किए जाएंगे। किसी भी तरह का कोर्स वो शुरू कर सकते हैं, किसी भी तरह का निर्णय ले सकते हैं। ऐसे सभी निर्णय जिनके वित्तीय निर्भरता केंद्र सरकार पर न हो, यानी जैसे ही आप फंडिंग कम करेंगे तो ये सारे स्वायत्त संस्थान इस तरह के पाठ्यक्रमों को खोलने के लिए मजबूर होंगे जिनमें जो कि पैसे की ज्यादा फीस की बात का दबाव डालेंगे। इस तरह से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यह ढांचा बना देगा कि एक ही पद पर काम करने वाले अलग अलग कॉलेज के शिक्षकों की सैलरी अलग अलग होगी, उनका प्रमोशन का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। ये सारे प्रावधान इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो स्वायत्तता के शब्द के पीछे बेहद खतरनाक मंसूबा लिए हुए हैं। स्थायी नियुक्तियों की बात की गई है कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट में भी और नए प्रारूप में भी, लेकिन और ये कहा गया है कि ठेके पर रखे जाने वाले शिक्षक, गेस्ट टीचर, एडहॉक, ये सब खत्म कर दिए जाएंगे। तो अब चिंता की इस बात की है कि जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में 5000 एडहॉक टीचर हैं,
क्या आप इन सभी एडहॉक टीचर को, शिक्षा मित्र को या जितने भी तरह के ये अस्थायी शिक्षक हैं, क्या इन सबको स्थायी करेंगे, उसके बाद इनके प्रावधान खत्म करेंगे, या तत्काल इनकी नौकरियां ही खत्म कर दी जाएंगी और फिर स्थायी नौकरियां, जो कि देखने में लग रहा है कि हम जिस दौर में हैं, इस दौर में लाखों की तादाद में लोग अपने नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, तो इस बात पर कोई मॉडल नहीं लिखा गया है कि जो टीचर्स है वो परमानेंट जॉब पर होगा। ये बेहद बुनियादी खतरा इसमें दिख रहा है। मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री की बात की जा रही है। इस तरह की चीजों में ड्रॉप आउट रेशियो को रोकने की बजाय अनिवार्य शिक्षा की संकल्पना के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हुआ यह पूरा ढांचा हमारे सामने है। परसों कैबिनेट से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पास किया गया और स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में इसको लेके एक रोष है। इसका कारण ये कि 2019 में जो ड्राफ्ट आया था, उससे पहले 2016 में भी, और लगातार इन ड्राफ्ट्स में एक एक्सक्लूजन, एक बड़े तबके को एजुकेशन से वंचित करने का जो एक मसौदा ये तैयार करके आगे बढ़ रहे हैं पॉलिसी में एजुकेशन को लेकर, उसके विरोध स्टूडेंट और टीचर्स ने अपनी बातों को रखा। और पिछले 2019 के ड्राफ्ट पे जब लाखों की संख्या में सरकार के पास फीडबैक आया, तो हम ये समझना चाहते सरकार ने उस फीडबैक को किस तरीके से अकोमोडेट किया है, उसको ध्यान में दिया है। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो कैबिनेट से पास हुआ वो बिल्कुल 2019 का ही ड्राफ्ट को एक तरीके से आगे बढ़ाया गया है। एक चीज मैं ये कह दूं कि इसलिए भी रोष है कि पेंडेमिक के समय जब यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को आपने बंद किया है, तब एजुकेशन के ऊपर एक बहुत बड़े अहम चीज को आप पास कर रहे हैं जो एक एक घर को छूता है। देखिए, एजुकेशन एक ऐसी चीज है और उसके पूरे के पूरे प्रणाली और पूरा का पूरे सेक्टर को बदलने से आप एक एक जिंदगी को छू रहे होंगे। तो क्या ये निर्णय किसी एक सरकार के हाथ में होना चाहिए या इसे पार्लियामेंट में जाना चाहिए? आज के दिन में जब पार्लियामेंट बंद है, तब कैबिनेट को इतना बड़ा मसौदा पास नहीं करना चाहिए। ये अपने आप में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तोड़ता है। एक्सक्लूजन के कितने कितने पॉइंट्स हैं हायर एजुकेशन में, मैं आपके सामने जल्दी से वो बातों को रख दूं। 2019 के ड्राफ्ट में साफ कहा गया कि 45,000 से ऊपर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं और इनको, ये बहुत फ्रेगमेंटेड हैं, इनको घटा के हमें 15,000 करना है। हर एक यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को एक्सपैंड करना है। अब इसमें पहली बात तो यही शुरू होती है कि आज के दिन में भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी या कुछ चंद नामी यूनिवर्सिटीज की वजह से लोग अपने घरों से निकलकर महंगे शहरों में रहते हैं और एजुकेशन के प्रति जो एक फैमिली का खर्चा है वो सिर्फ फीस में नहीं जाता, वो उस स्टूडेंट के किसी शहर में रहने, खाने पीने पे खर्च करने, रेंट पे खर्च करने में भी जाता है। और ये इसलिए भी है क्योंकि जगह जगह यूनिवर्सिटीज की फंडिंग को कम करते करते जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनको टीचर्स अपॉइंट ना करके, उनकी फंडिंग को खराब करके धीरे धीरे उन्हें खराब किया गया है ताकि एक प्राइवेटाइजेशन का दौर को बढ़ाया जाए। तो अगर आप ये जो आज के दिन में 45,000 या 50,000 यूनिट चल रहे हैं, उसको अगर घटाकर हम लोग 15,000 पे आने वाले हैं, तो हम कितना ही नंबर बढ़ा ले, एक तो ये गैप पूरा नहीं हो पाएगा। एक समझ होती है कि अगर स्टूडेंट 1 साल पढ़ना चाहता है तो कोर्स का क्या प्रक्रिया होगी, कैसे होगा, उसका डिजाइन क्या होगा। क्या ये हो सकता है कि स्टूडेंट एक कोर्स वर्क में एंटर करे और फिर अचानक सोचे कि मुझे बाहर निकलना है? क्या उसका कोर्स वर्क कोहेरेंट हो पाएगा कि नहीं? और क्योंकि आपने एक हायरार्की बना दी, हर एक माँ बाप, हर एक स्टूडेंट की ये चाहत होगी कि वो 4थे साल तक कंप्लीट करे। धीरे धीरे मार्केट से, ये डोमेन से एम्प्लॉयमेंट के समय डिमांड आने लगेगी कि जब 4 साल वाले स्टूडेंट को जॉब नहीं है तो 1 साल, 2 साल या 3 साल वाले के लिए जॉब कहाँ है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये प्रयोग UPA 2 के समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया गया और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे कि आप 1 साल में निकल सकते हैं, 2 साल में निकल सकते हैं, 3 साल में निकल सकते हैं, कहा गया। और इसको लेके जम के विरोध हुआ क्योंकि अगर आप एक इस तरीके का कोर्स वर्क बनाते हैं कि स्टूडेंट कभी भी निकल जाए, इसका मतलब आप ठीक से पढ़ा ही नहीं पा रहे, आप फोकस ही नहीं बना पाते कि ये 3 साल की डिग्री है, इसको कितना गुंधा हुआ होना चाहिए, इसके क्या कोर्स वर्क होने चाहिए। और दूसरी बात ये कि
कि जब आपने चौथा साल डाल दिया तो माँ बाप का खर्चा 1 लाख से 2 लाख से बढ़ गया एजुकेशन के प्रति। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के साथ वही तय करेंगे कि फीस क्या होगी, क्या करिकुलम पढ़ाया जाएगा, टीचर्स का किस तरीके की सर्विस कंडीशंस होंगी, प्रमोशन कैसे होंगे, वही तैयार करेंगे। एक और बात जो कही जा रही है कि प्रोबेशन पीरियड टीचर्स का बढ़ाया जाएगा और टेन्योर ट्रैक पे रखा जाएगा, तो इससे भी टीचर्स की परेशानी है, क्योंकि जब आप प्रोबेशन पीरियड को बढ़ा देते हैं तो उसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। ये बोल रहे हैं कि हम 6% GDP का एजुकेशन में लगाएंगे। ये अपने आप में बहुत हंसी की बात है, क्योंकि 1964 में 1964 में जो कोठारी कमीशन बना उसने 6% GDP की बात की थी। आज आज़ादी के इतने साल बाद, पहले कमीशन के इतने डेकेड्स के बाद अगर एक नया कमीशन आ रहा है और वो 6% GDP पे ही रहता है, तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा बिट्रेयल है। और आज के दिन में जो नेशनल रिसर्च काउंसिल बनाना चाह रहे हैं, उसका एक ज़्यादा लिंक क्रिएट करना चाहते हैं इंडस्ट्री से और कहना चाहते हैं कि सक्सेसफुल रिसर्च क्या होगा। तो देखिए, सक्सेसफुल रिसर्च को टैग कर देने से एक्चुअली रिसर्च का सबसे बड़ा डैमेज होता है। जो पाथ ब्रेकिंग रिसर्च होती हैं, जो रिसर्च होती है, वो कई बार उस समय पाथ ब्रेकिंग लगती नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि वो इतना इम्पोर्टेंट रिसर्च हुआ। आज जो इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से अगर आप रिसर्च को क्लब करेंगे तो रिसर्च का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रिजेक्ट करते हैं और हम इसके ऊपर तमाम ऑपोजिशन, स्टूडेंट और टीचर मिलकर इसको लड़ेंगे, क्योंकि ये एक एक्सक्लूजन का मसौदा है। और हम देख रहे हैं कि जहां ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, स्वायत्ता की बात कर रहे हैं, तो मोदी गवर्नमेंट ने इस ऑटोनॉमी वर्ड का ही एक तरीके से स्वायत्ता का मजाक उड़ा दिया, क्योंकि वो जो स्वायत्ता की बात करते हैं वो ये कि आप फंडिंग से आज़ाद हुए, आप अपनी फंडिंग खुद लेकर आए। और पिछले कुछ सालों से इस एजुकेशन पॉलिसी तो अभी उन्होंने कैबिनेट से पास की होगी, इसको ऑलरेडी बहुत सारे रूल्स लेकर आकर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।